आज से लगभग 65,000 साल पहले इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट से छोटी छोटी लकड़ियों की राफ्ट पर समुद्र क्रॉस करके अपने लिए एक नई ज़मीन की खोज में निकल पड़ा। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस ज़मीन पर पहुंचने वाले हैं वो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। वो दुनिया की सबसे खतरनाक ज़मीन थी। धीरे धीरे 3-4 नाव पर सवार 25 से 30 लोगों का झुंड, जिसमें 10 से 12 औरतें, 12 से 13 आदमी और कुछ बच्चे शामिल थे, वो आगे बढ़ रहे थे। दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। वो था साहुल, जिसे आज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ये देखकर सब लोगों के मुंह पर खुशी थी। वो लोग अब किनारे तक पहुंच गए थे और साहुल की धरती पर अपना पहला कदम रख लिया। ये पहले इंसान थे जिन्होंने इस धरती पर कदम रखा था। इन्हें अब ओरिजिन लोग कहा जाता है। पहले कुछ दिन उन्होंने कोस्ट पर ही कैंप बनाया, क्योंकि वहाँ से उन्हें तुरंत फूड मिल जाता था, फिशिश, क्रैब के रूप में। लेकिन समुंदर के पास रहना इतना भी सेफ नहीं था। कभी तेज़ हवाएं तो कभी तेज़ बारिश। इंसानों का झुंड जब मछलियाँ पकड़ रहा था तो एक बड़ा सा क्विंकाना उनकी तरफ देख रहा था। क्विंकाना आज के क्रोकोडाइल से बिल्कुल अलग था। ये 5 से 6 मीटर लंबा क्रोकोडाइल था, जो पानी से ज़्यादा ज़मीन पर शिकार करता था। क्विंकाना ने बिजली की तरह जंप करके एक आदमी को अपने मुंह में दबा दिया। आदमी की चीख उसके पूरे कैंप तक पहुंच गई। बच्चे और औरतें सब रो पड़े। पूरे ग्रुप में मानो मातम सा छा गया और देखते देखते क्विंकाना अपने शिकार को लेके भाग गया। उसके सारे साथियों ने ऐसा जानवर पहली बार देखा था, जिसे देखकर सब लोग अब घबराने लगे थे, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था कि ये कोई आम धरती नहीं है। अब सब लोग इकट्ठा हुए और ग्रुप के लीडर ने सबको समझाया कि हमें अब इस धरती पर सरवाइव करना ही पड़ेगा। रात को फायर के आसपास बैठकर उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हर काम ग्रुप में होगा। हंटिंग, फिशिंग और पानी लाना सब ग्रुप में ही होगा। ये डिस्कशन करके सब घबराते घबराते एक दूसरे के पास सो गए। अगली सुबह एक बड़ा ग्रुप फिशिंग करने निकला और बच्चे और औरतों के साथ 3 से 4 नौजवानों को छोड़ दिए, ताकि यहाँ कुछ हो तो ये नौजवान बच्चों और औरतों का प्रोटेक्शन कर सके। जैसे ही ये ग्रुप फिशिंग के लिए वहाँ पहुँचा, इनको क्विंकाना दोबारा नजर आया, लेकिन इस बार ग्रुप रेडी था। उन्होंने क्विंकाना को घेरा और फायर का सर्कल बनाया, फिर भाले और शार्प स्टोन से उस पर अटैक कर दिया और उस मॉन्स्टर को मार गिराया। पहली बार इंसानों को ये फील हुआ कि टीम वर्क से ही इस वाइल्ड लैंड के सबसे बड़े प्रेडिटर को भी हराया जा सकता है। उसके बाद ये सब क्विंकाना को उठाकर अपने ठिकाने पर ले गए और उसका मीट खाकर सबने आराम से 3 दिन गुजार लिए। अब ये लोग क्विंकाना की स्किन को सुखाकर बारिश से भी बचाव कर लेते थे। क्विंकाना की हड्डियों को टूल और ब्लेड में कन्वर्ट कर रहे थे। सर्वाइवल का ये पहला सबक था, लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू ही हुए थे। कुछ ही दिनों बाद जब वो लोग जंगल में थे तो उन्होंने पहला डिप्रोटोडॉन देखा था। ये जायंट वॉम्बैट जैसा शाकाहारी एनिमल था, जो एक छोटी कार जितना बड़ा था। पहले तो सब शॉक में आ गए। बच्चों ने सोचा कि ये कोई पहाड़ चल रहा है। जवान लोगों ने अपने वेपन रेडी कर लिए, लेकिन लीडर ने उन्हें समझाया, हर बड़ा जानवर डेंजर नहीं होता। डिप्रोटोडॉन बस घास चल रहा था और धीरे धीरे चला गया। ये देखकर उन्होंने समझा कि नेचर को ऑब्जर्व करना सर्वाइवल का सबसे बड़ा की है। कुछ दिन बाद उनका सामना हुआ एक और बड़े बीस्ट से, जिनियोर्निस न्यूटोनी, एक 2 मीटर से बड़ा और 200 किलो का फ्लाइटलेस बर्ड। जब वो ग्रुप के कैंप के पास से निकला तो बच्चे चीखने लगे, क्योंकि उसके फुटस्टेप से ज़मीन हिल गई थी, पर वो सिर्फ घास चूक कर निकल गया। धीरे धीरे सब लोग ये सभी जानवरों को नोटिस कर रहे थे और सब क्या करते हैं, कैसे हमला करते हैं, ये सब याद रख रहे थे। लेकिन असली खतरा तब आया जब रात को उनके कैंप के पास एक बड़ा स्नेक घुस आया। वो नाम भी एक 6 मीटर लंबा पाइथन जैसा जायंट स्नेक, जो चुपचाप टेंट के पास आ रहा था। एक बच्ची उसके नज़दीक सो रही थी और स्नेक ने जैसे ही बच्ची पर अटैक करने की कोशिश की
तो उसकी माँ ने उसे देख लिया और चीख मारकर सबको जगाया। उसकी चीख सुनकर स्नेक भागने लगा। फिर पूरा ग्रुप आग लेकर स्नेक के पीछे भागा। अंधेरे घने जंगल में सांप पर हमला करके उसे भी मार गिराया गया और उसे लेकर अपने ठिकाने पर लोग आ गए। सुबह उस स्नेक की चमड़ी उतारकर उन्होंने उसे वाटरप्रूफ शीट की तरह शेल्टर बनाने में यूज किया। दिन ब दिन नए नए जानवर देखने मिलते। एक बार जंगल के अंदर उनकी मुलाकात हुई थाइलाकोलेओ कार्निफेक्स से, जिसे मार्सुपियल लायन भी कहते हैं, छोटा पर डेंजर। उसने अचानक एक हंटर पर जंप करके हमला कर दिया और उसके कंधे पर काट लिया। हंटर की चीख से पूरा ग्रुप भाग आया और उस पर अटैक कर दिया। किसी ने भाला उसके पेट में घुसा दिया तो किसी ने पत्थर बरसाए। फाइनली वो जानवर मारा गया, लेकिन हंटर खून खाकर बेहोश हो गया। ग्रुप उसे उठाकर अपने कैंप तक ले जा रहा था, तभी एक आदमी को फनेल वेब स्पाइडर ने काट लिया और उस इंसान ने अपने हाथ से उस स्पाइडर को मार दिया। लेकिन उस घायल इंसान को कैंप तक ले जाते वक्त उसकी तबीयत खराब हुई और आधे घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। तो रास्ते में ग्रुप वाले लोगों ने उसे भी उठा लिया और कैंप तक ले गए। वहां पर उन दोनों के घाव पर एशिस लगाए गए, हर्ब्स यूज किए गए, पर जिसे स्पाइडर ने काटा था वो मर चुका था और दूसरा इंसान 2 दिन बाद ठीक हो गया था। इसके बाद सबने एक दूसरे से डिस्कशन किया कि एक स्पाइडर के काटने से भी मौत हो जाती है, मतलब ये धरती बहुत खतरनाक जानवरों से भरी पड़ी है। हर दिन एक नई लड़ाई थी। बारिश के दिनों में तो और दिक्कत होती थी, पानी भर जाता, आग बुझ जाती और शेल्टर गिर जाता। तब उन्होंने सीखा केव में रहना। फिर सब लोग वो कैंप खाली करके गुफा में रहने लगे। वहाँ वो बारिश से भी बच जाते और आग भी जलाई जाती। रात को गुफा का ओपनिंग पार्ट को लकड़ी और पत्थरों से बंद कर दिया जाता ताकि कोई शिकारी अंदर ना आ जाए और वो आराम से सो जाते। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर और लकड़ी से रूफ बनाना और स्नेक स्किन से पानी रोकना सीखा। हंटिंग के लिए उन्होंने स्ट्रेटजी डेवलप की। बड़े जानवरों को घेर कर फायर की मदद से भगाते और उन्हें खुले मैदान में फंसाकर भाले से मार गिराते। फिर मीट को केव में स्टोर करते, कुछ हिस्सा स्मोक करके ड्राई कर लेते ताकि कुछ हफ्ते तक उसे खाया जा सके। स्टोरेज के लिए स्टोन पिट्स बनाए गए जिसमें मीट को पत्थर से कवर करके रखा जाता था। इसी बीच धीरे धीरे औरतें बच्चों को जन्म देती रही और इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती रही। सब लोग अब अलग अलग ठिकाने में रहने लगे थे क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब पूरा गांव बस गया था। एक बार जब एक ग्रुप ने एक जायंट कांगारू, जो उस टाइम 2 से 3 मीटर लंबा होता था, उसका शिकार किया तो पूरा गांव एक हफ्ते तक उसका मीट खाता रहा। उसके बोन से चाकू बनाए और उसके वेन्स से रस्सी बनाई। हर एनकाउंटर एक शौक था, पर हर शौक से सर्वाइवल का नया तरीका सीखने को मिलता था। रात में जब बारिश तेज होती और हवा चीखती तो लोग केव में बैठकर फायर के आसपास स्टोरी सुनाते, केव में ड्राइंग करते। ड्रीम टाइम के पहले सीड्स वहीं से बोर्न हुए। लीडर्स बच्चों को समझाते कि हर जानवर एक रूह है और अगर हम जमीन की इज्जत करेंगे तो जमीन हमें खिलाएगी। हर दिन का स्ट्रगल उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता गया। शुरू में उन्होंने सोचा था कि शायद वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो इस लैंड के मास्टर बन गए। ये सिर्फ एक ग्रुप की कहानी नहीं थी, ये शुरुआत थी एक सिविलाइजेशन की जो अगले हजारों साल तक ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाने वाली थी। साल बीतते गए। पहली जनरेशन जो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी, वो लोग अब बूढ़े हो चुके थे। कुछ तो मर गए और उनकी यादें बस गुफा की दीवारों पर बनी ड्राइंग में रह गई थी। लेकिन उनकी अगली पीढ़ी, उनके बच्चे और जवान लोग अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक अजनबी और खतरनाक जमीन नहीं बल्कि अपना घर मान चुके थे। शुरू के दिनों में जो हर दिन एक स्ट्रगल लगता था, अब धीरे धीरे एक रूटीन बन गया था। नए हंटर्स पैदा हुए जो बचपन से ही भाले चलाना सीखते थे। औरतें फूड गैदरिंग में एक्सपर्ट बन गई और बूढ़े लोग बच्चों को ड्रीम टाइम स्टोरी सुनाकर सिखाते कि हर माउंटेन, हर रिवर और हर जानवर एक स्पिरिट है जिसे रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसी रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने अपनी दुनिया बनाई। अब वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे बल्कि अपना एनवायरनमेंट बना रहे थे। सबसे बड़ी डिस्कवरी थी फायर का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस और कुकिंग के लिए नहीं बल्कि फार्मिंग के लिए। इसे कहते थे फायर स्टिक फार्मिंग, जिसमें हंटर्स सूखी घास और छोटी झाड़ियां जलाकर जंगल के पार्ट को क्लियर कर देते थे। जहां नए फ्रेश ग्रीन प्लांट उग जाते थे, उन पर जब शाकाहारी जानवर खाना खाने आते तो ह्यूमंस उनका शिकार करते। इस टेक्निक ने उन्हें ज्यादा फूड दिया और लाइफ को इजी बना दिया। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था। जो बड़े जानवर थे, डिप्रोटोडॉन और
गैनियोर्निस जो घने जंगल में रहते थे, उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ ही सेंचुरी में उनके नंबर्स कम होने लगे और फिर उनकी विलुप्ति का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त ह्यूमन को इसके नतीजे क्या होने वाले हैं उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। उन्होंने एनिमल्स के बैग बनाए जो वाटरप्रूफ थे। इसमें बेरीज और सीड्स स्टोर करते थे ताकि रेनी सीजन में जब हंटिंग मुश्किल हो जाए तो खाना अवेलेबल हो। बारिश के दिनों में वो अपनी स्टोरी और आर्ट पर ज्यादा ध्यान देते थे। गुफा में वो रॉक पेंटिंग बनाते जिसमें वो एनिमल, हंटिंग सीन और स्पिरिचुअल सिंबल बनाते थे, जो एक तरह का रिकॉर्ड था कि कैसे उन्होंने इस लैंड पर सरवाइव किया। धीरे धीरे हर जनरेशन नई स्टोरी ऐड करती गई। सर्वाइवल के बीच उन्होंने अपना कल्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया था। ट्राइब्स बन गए, हर जगह अपनी लैंग्वेज और अपना हंटिंग स्टाइल डेवलप हुआ। कुछ ट्राइब्स ज्यादा कोस्टल एरिया में रहे जहां वो फिशेस पर डिपेंड हो गए। साहुल के अंदर के डेजर्ट और सवाना एरिया में गए कुछ लोग, जहां उन्होंने कांगारू और बर्ड का शिकार किया, और कुछ ने गुफा के पास परमानेंट कैंप बनाए। नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट कोस्ट से डेजर्ट तक, और हर जगह अपना एनवायरनमेंट अडेप्ट कर लिया। लेकिन इस स्प्रेडिंग के साथ बड़े जानवर कम होते गए। क्विंकाना, मेगालानिया धीरे धीरे जो ह्यूमन को पहले शॉक और फियर में डालते थे, वो अब विलुप्त हो गए थे। इंसानों को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इंसानों को सिर्फ इतना समझ आता था कि अब उनकी रातें ज्यादा पीसफुल हो गई है। बड़े प्रेडेटर्स के बिना हंटिंग और गैदरिंग सेफ हो गई है। उन्होंने इस एडवांटेज का यूज करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, फैमिली बड़े होने लगी और ट्राइब्स एक दूसरे से कनेक्ट होने लगी। अब उन्होंने अपनी कल्चर और ट्रेडिशन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने नाच गाना और धार्मिक रिवाज बनाए। डांस में वो हंटिंग के मूव यानी शिकार करने की हरकतों को दिखाते, जैसे भाला फेंकना, तीर चलाना, जानवरों को पकड़ना, और नाचते नाचते वो उन जानवरों की नकल भी करते थे, जैसे कांगारू की तरह कूदना, ईगल की तरह हाथ फैलाना, ताकि वो जानवर की शक्ति उनके साथ जुड़ जाए और शिकार में मदद मिले। आसान शब्दों में ये डांस रिलीजियस रिचुअल प्लस प्रैक्टिस सेशन प्लस एनिमल से स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का तरीका था। उन्होंने सॉन्ग्स बनाए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होती गई, और उन्होंने एक मेमोरी सिस्टम क्रिएट किया जिसे हम आज ड्रीम टाइम कहते हैं। इसमें उनके एंसेस्टर के सफर और जानवरों के शिकार करने के तरीके याद किए जाते। टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई। स्टोन टूल्स और शार्प ब्लेड बनाए गए। फायर की टेक्निक बेटर होती गई और ग्रुप हंटिंग में स्ट्रेटेजी एडवांस हो गई। अब वो किसी बड़े कांगारू या किसी भी जानवर का शिकार बहुत इजीली कर लेते थे। लेकिन इस इजी लाइफ का एक दूसरा रिजल्ट था, मेगाफाउना का एंड। एक टाइम आया जब ना डिप्टोडोन बचा और ना गैनियोर्निस, सिर्फ उनकी कहानियां और केव आर्ट में उनकी तस्वीर रह गई। जो नए बच्चे पैदा होते उनके लिए ये सब मिथिकल एनिमल बन गए। उन्होंने कभी क्विंकाना या मेगालानिया को रियल में नहीं देखा, सिर्फ सुना कि उनके एंसेस्टर ने उनसे लड़ाई की थी। इस तरह ह्यूमंस ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को चेंज कर दिया। एक वाइल्ड और डेडली लैंड अब उनके लिए एक घर बन चुका था, एक सिविलाइजेशन बन चुकी थी जिसका रिश्ता लैंड से इतना गहरा था कि जब 18th सेंचुरी में यूरोपियन आए तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के अब ओरिजिन लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, और एक सोफिस्टिकेटेड नॉलेज के साथ जो मॉडर्न साइंस को भी शॉक में रख देता है। और ये सब शुरू हुआ था उन पहले 25-30 लोगों से जो इस आइलैंड पर आए थे और इसे अपना घर बना दिया। ह्यूमंस ने नेचर को अपनाया और उसे रिस्पेक्ट किया और धीरे धीरे एक कल्चर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट किया जो आज तक जिंदा है। आज जब आर्कियोलॉजिस्ट केव के अंदर पेंटिंग देखते हैं तो वो शॉक में रह जाते हैं कि 30-40 हजार साल पुरानी आर्ट अभी भी मौजूद है। ये सिर्फ पेंटिंग नहीं बल्कि एक डायरी है कि पहले ह्यूमंस ने ऑस्ट्रेलिया में कैसे सरवाइव किया। इसके बाद यूरोपियन आए और साहुल को ऑस्ट्रेलिया नाम दिया। फिर उन्होंने अब ओरिजिन लोगों का क्या हाल किया, उनके साथ क्या क्या सुलूक किया, वो सुनकर शायद आपको रोना आ जाएगा। उसके लिए दूसरा पार्ट चाहते हो तो वीडियो का टारगेट है 1 लाख लाइक और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।